डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। बलूचिस्तान की जमीन कल मासूम और निहत्ते शहरियों के खून से लाल कर दी गई। कल और आज बलूचिस्तान में बर्बरियत फैलाने वालों को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके ताक़ुब में हैं। आज ही इसी मसले पर वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स फौरी जारी करने की मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के बाद ये सवाल शिद्दत से पूछा जाने लगा है कि क्या अब दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए भी केपी के साथ बलूचिस्तान में भी फौजी ऑपरेशन होगा, और क्या कल के सानहे के बाद तमाम जमातें इस ऑपरेशन के लिए एक पेज पर मुत्तफिक हो सकेंगी। आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी फैसला कुन कार्रवाई की जानिब इशारा किया और कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं, उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। शहबाज शरीफ वजीर आजम का इंडिया अपनी जगह, लेकिन मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इन दहशतगर्दों की ताकत को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश न करने के कायल नजर आए, जिन्होंने आज कोयटा का दौरा किया और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द पुलिस के एक SHO की मार है और आप देखेंगे कि ये एक SHO की मार ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह के वाकयात से वो हमें डरा सकते हैं, उन्हें बहुत जल्द अच्छा पैगाम मिल जाएगा। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है। वजीर दाखिला के इस बयान की गूंज आज सेनेट में भी सुनाई दी, जहां जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इस बयान की मजम्मत की और कहा कि वजीर दाखिला का ये बयान मजीद आग लगाने के मुतरादिफ है। मजीद वहाँ पे आग लगाने वाली बात की गई है कि ये तो सारा एक SHO से कमतर लोग कर रहे थे। क्या सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान एक SHO से भी कमतर है? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री जो उसके नीचे जो वफाकी एजेंसियां काम करती है और जिनके लिए हम एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है ना उनको हर महीने पे करते हैं, क्या वो एक SHO से भी कमतर है? पिछले कुछ माह में मुल्क के तमाम हिस्सों में दहशत गर्दों और डाकुओं की कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। केपी में भी मुसल्लह अफवाज फितनतुल खवारिज के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, जहां आज एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जिला खैबर के इलाके तीरा में 25 खवारिज हलाक हो गए। लेकिन इसी सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की बदअमनी से ज्यादा पंजाब में कच्चे के डाकुओं की फिक्र है। उनके मुताबिक अगर ये डाकू पंजाब की जगह उनके सूबे में होते तो वो माली होते जो केपी हाउस में पौधों को पानी लगा रहे होते। लेकिन चूंकि ये डाकू पंजाब में है और पंजाब की हुकूमत नाअहल है, इसी वजह से वो अवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। आज के डायलॉग में मुल्क की इसी बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आज हमारे वजीर दाखिला फरमा रहे थे कि ज़रूरत नहीं है किसी बड़े ऑपरेशन की और दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। सर, अगर ये एक SHO की मार थे तो दहशतगर्दी जो हम देख रहे हैं उस पर इंतजार क्यों किया गया? रियासत की रेट को क्यों चैलेंज किया गया? मुझे वैसे आज तक इन चीज़ों की, इन बातों की समझ नहीं। ये इस किस्म के डायलॉग्स हैं। जैसे मैं 1979 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था काउंसलर का, तब ये मैं इस किस्म के डायलॉग मैं मारता था। मतलब इस किस्म के, मतलब देखें ना, बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं। वज़ीर दाखिला जो सारे पाकिस्तान की जितनी आप ये कह लीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं, उसके वो ज़िम्मेदार हैं और उनको एक एक पल की खबर होनी चाहिए। अच्छा, इतनी जाने, कीमती जाने ज़ाया होने के बाद क्या फरमाया जा रहा है? एक SHO की मार है। यानी कि ये आज तक इस थाने की जो सियासत है उससे बाहर नहीं निकले। इनको ये पता ही नहीं है कि वहां पे तो थाने से बेचारे थानेदार बाहर नहीं निकलते हैं। जो हालात है वहां पे, या कुछ सच नहीं बताता। मतलब कितना बहुत बड़ा अलमिया नहीं है ये कि मैंने जो सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है
कि बस में से उतार के और उनको शहीद कर दिया गया। कहां थी आपकी इंटेलिजेंस? कहां थी? कहां थे वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं? कहां थे वो लोग? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस पे गिरफ्त ही नहीं है, आपके इंटेलिजेंस ही नहीं है आपके पास इतलात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये इंसर्जेंसी कहां से हो रही है, आपके सूबे के अंदर से हो रही है या सूबे के बाहर से हो रही है। इस बात का आपको पता ही नहीं है। बड़ा एक स्टेज थी जब के बस से उतार के पूछा जाता था, फिका पूछा जाता था, अगर वो अहले तशी है तो उसको गोली मार दी जाती थी। ये क्या हो क्या रहा है? और डायलॉग क्या आता है जी कि एक थानेदार की मार है, तो मार है तो पहले कर लो यार, मार लेना था। किस किस्म की बातें हैं यार? मतलब ये आपकी एक सोच, आपका लेवल, मतलब इतने बड़े मुकाम पे बैठ के ऐसी बातें करना, तो मैं नहीं समझता कोई जी शख्स को ऐसी बात कर सकता है। बिल्कुल सही। नहीं अगर आपको पता तो मान लीजिए मेरी नाकामी है जी, अब मान ले, मानने में कोई हर्ज नहीं है। वहां पे बलूचिस्तान में अगर यहाँ बैठ के, मैं गया नहीं, मैंने देखा नहीं वहां सिचुएशन, लेकिन मैंने यहाँ बैठ के मुझे अक्सर बेशतर पता चलता है कि जनाब फौज की बहुत सारी चौकियां ये बंद होनी चाहिए, इनको ख़त्म होना चाहिए, ये बार बार हमें इनको अपने आप को बताना पड़ता है। यहाँ पर रेंजर्स की चौकियां हैं, उनको बताना पड़ता है। मैंने तो यही सुना। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके बावजूद कि ये सब कुछ हो रहा है, नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि किसी ने वहां पे जाके तकलीफ की, जाके देखने की? किसी ने वहां जाके बात की उनके साथ? कोई ऐसा शख्स जो इसका कंसर्न हो, वो वहां पे गया हो, उसने जाके बैठ के सारी एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया हो, पूछा हो, उनसे बात की हो, या जिनके वो प्यारे इस दुनिया से चले गए उनके साथ कोई उनकी अशकशोई की हो? बातें सुन लें बस। और आपको लगता है शेख साहब इसके अंदर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है? वरना अब तक एक आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला चुके होते इस मामले पर। हाँ, मैं अब कुछ बात करता हूँ ना, अब मैंने ये, अब अजीब सी चीज़ है, एक अजीब नैरेटिव बन गया है कि अगर आप सच बोलेंगे, आप किसी की इस्लाह के लिए वो बात करेंगे, आप कुछ दलील देंगे, आप दलाइल से बात करेंगे, तो आप पे ये इल्ज़ाम आएगा जी आप तो नाराज़ हैं। नाराज़ तो नहीं हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है कि कितनी कीमती जानें ज़ाया हुई? कोई मौके पे जाके किसी ने देखा तो फिर मैं आप उसके आगे क्या करूँ? अगर चलिए फर्ज कीजिए आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, फिर क्या होगा? पहले कितनी दफा ये बातें हो नहीं चुकी? कब कब आपने ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई? नतीजा क्या निकला उसका? अमली तौर पे आपको करना है। वो आसमान पे तो नहीं चले गए वो लोग जिन्होंने ये हरकत की है, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है। आपके पास उनकी इतलात होनी चाहिए। मैं तो कभी कभी हाथ में पकड़ के वो एक कागज हंसता होता था कि एक सर्कुलर आता था कि इतला आई है कि कुछ दहशतगर्द पंजाब में आ गए। जिसने ये आपको ये इतला दी उसने ये नहीं बताया कि वो दहशत पंजाब में किस रास्ते से दाखिल हुए हैं। उसने ये नहीं बताया कि वो कितने दहशतगर्द हैं। उसने ये नहीं बताया कि उन दहशतगर्दों का हुलिया क्या है। को अजीब सी, आप नहीं समझते कि आप ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं बस। सर ये तो फैसला ये पता को चल जाता सोचना है पड़ेगा। दहशतगर्दी हुई है। बिल्कुल ठीक। सर अता ताड़र एक वफाकी तर्जुमान है और कल उन्होंने भरे मजमे में पीटीआई को तालिबान की हिमायत याफ्ता TTPTI जमात कहा। आपको लगता है कि चलें ठीक है जो भी मामलात हैं पीटीआई के, लेकिन ऐसा बयान जमहूरी है, आपको पॉलिसी पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन तालिबान से लिंक अप कर देना ज़ाती तनकीद नहीं है? हजूर मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। देखिए मेरी बात सुन लीजिए गौर से।
जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो किसी के लिए, उस पर यह बात करना इंतहाई अफसोसनाक है। आप उनको किसके साथ मिला रहे हैं? तालिबान के साथ। कौन तालिबान? जिन्होंने इस मुल्क के 70, 80, 90 हजार मासूम लोगों की जानें ली हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि पीटीआई इन सब की जिम्मेदार है। कमाल है। मतलब अगर आपके पास कोई उसका सबूत है तो पेश कर दीजिए। आपने किसी तालिब को पकड़ा है तो लाइए, उसको लाके बिठाइए अपने आपके मीडिया के सामने, मीडिया पर्सनल को वहां पे बिठा दीजिए और उनसे कहिए कि वो एडमिट करें कि हाँ हमारे ताल्लुकात हैं, हमें फैसिलिटेट किया है, हमें रास्ता दिया है, हम उनके कहने पे यहां पे आए हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना, मैं बार बार कह चुका हूं कि खुदारा अपनी तवज्जो को मरकूज करें अपने उस मामले को जो इस वक्त दरपेश हैं। बिल्कुल ठीक। और ये बात आप लिख के रख लीजिए, दरपेश क्या मामलात हैं। महंगाई एक अस्तहा बन चुका है। आपकी ये मामलात को आप देखें, इन चीजों को छोड़ दें, बख्श दें आप इन चीजों को। लोगों की हालतें जार देखिए आप, उसकी तरफ तवज्जो दें। इससे पेट नहीं भरता। अब मुझे अगर आप ये सवाल करें तो मैं आपको ये कहूंगा कि कोई किसी का अजीज नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी के साथ किसी का लेना देना नहीं है। गरीब आदमी को अपनी भूख के साथ रिश्ता है, उसका अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ रिश्ता है। वो किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है, ना पीटीआई ना किसी और जमात के साथ। बिल्कुल ठीक। आप आज उनको फैसिलिटेट कर दीजिए, आज आप उनकी हालतेदार ठीक कर दीजिए, आपके लिए नारे लगाएंगे, आपके लिए दुआ गो होंगे। लेकिन अगर आप करें भी कुछ ना और ये आप कहें कि आपको दुआ दें, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है, मैं नहीं समझता। बिल्कुल सही। शेख साहब, लेकिन ये बात जो आपने की है, मैं उससे सहमत जी नहीं। जी फरमाइए। ऑपोजिशन बारहा इस बात पर कायम है कि शायद कुछ ना कुछ दाल में काला है और इसीलिए वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस का ऐलान फौरी किया जाए। आपको भी लग रहा है कि हुकूमत कोई नई आईनी तरमीम लाना चाहती है, किसी नए जुडिशल पैकेज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है? देखिए, आप इसको जरा तोसी कर लीजिए अपनी जगह। आईनी तरमीम हो नहीं सकती। आईनी तरमीम करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो आपके पास है नहीं है। हाँ, वो तो आप कर नहीं सकते। इसको तो आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए, इसको स्ट्राइक डाउन कर दीजिए। हाँ, अगर आप ये समझती हैं कि ये मामला करना जा रहे हैं तो वो कोई नया कानून लाया जा सकता है, कोई नई तशरीह की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप ये कहें कि आइन में तशरीह, तो आइन की तशरीह तो मैंने आपको अर्ज कर दी है कि आइन में तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, या आइन में तशरीह करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा अथॉरिटी है कि वो उस आइन की तरमीम की तशरीह कर सकते हैं। अदरवाइज तो मेरा हल नहीं है। मैंने मतलब शायद हो सकता है, मैं तो इतना लायक फायक नहीं हूँ, ना मुझे इतनी अकल दानिश है, और मैं तो आज तक इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि आप लोग क्यों मुझे याद कर लेते हैं। शायद इसलिए कि मैं उम्र के हिसाब से, आप समझते होंगे कि कोई इसके पास कोई तजर्बे के हिसाब से बातें होंगी तो बात कर लेगा। तो मैंने तो जो आपको, आप जो मेरी समझ, मेरी अकल में बात आई है, मैंने आपसे अर्ज कर दी है। और रह गई बात कोई एक और बात जो मैं समझता हूँ, हमें पता नहीं क्यों इतनी जल्दी क्यों होती है। हमें हर काम में एक फैसला जल्दी चाहिए। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तवक्कुफ कीजिए, थोड़े अरसे में पता सर वो रुक जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो जो खदशे का इजहार कर रहे हैं वो दुरुस्त हो जाए। नहीं तो आपके कहने से, मेरे कहने से वो खदशा खत्म थोड़ी हो जाएगा। मैं तो बहुत दफा कह चुका हूँ, मतलब गैर जरूरी किसी मुद्दे पे या में बहस करना, उसके हक में दलील देना या उसके खिलाफ दलील देना, तो मेरे ख्याल में उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो किस तरह, किस सूरत में, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत वो ये करेंगे। फिर उसके बाद आप बहस कर लीजिएगा, वो आपका हक बनता है, बिल्कुल कीजिए बहस, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। उसमें कौन सा आप पे कंडेम्न ऑफ कोर्ट लगनी है। कंडेम्न ऑफ कोर्ट तो वहाँ लगती है जहाँ आप कोर्ट के मामले में दखल देंगे।
अगर आप कानून पे बोलते हैं या आप आइन पे बोलते हैं तो फिर आप पे कंडेम्न ऑफ कोर्ट नहीं लगती। खूब बहस कीजिएगा। शेख साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के ताउन से चल रही है, तो फिर क्या ये भी दुरुस्त नहीं कि शायद ये हुकूमत भी हाइब्रिड रजीम की मरहून मिरत है? मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि आप देखें ना, इतनी अहम जगह बैठ के इस किस्म की बातें करना तो अजीब सा नहीं लगता? चलिए फ़र्ज़ कीजिए, मैं एक फ़र्ज़ कीजिए, अगर आप फ़ौज के तावन से भी चल रही है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के तावन से चल रही है, तो कहने की क्या ज़रूरत है यार? क्यों आप उनको आपस में आप मुलवस कर रहे हैं बीच में? क्यों आप उनका बिल्कुल ही ओपन कर रहे हैं, उनका छोटा खोल रहे हैं? फ़र्ज़ कीजिए अगर उनमें से कोई शख्स ISPR वाला कोई बंदा ये कह दे कि नहीं ये गलत है, तो फिर क्या आपके पल्ले क्या रह जाएगा? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? आप वज़ीर दफा हैं हजूर, कोई आप बार बार उनको याद कराते रहा करें। सर ये बात तो बड़े मियाँ साहब भी याद करा सकते हैं ना, बॉस हैं वो बड़े मियाँ साहब। सर क्यों नहीं फिर याद कराते, मना करें उन्हें? साहब खुद भूल जाते हैं मेरे ख्याल में। मियाँ साहब खुद भूल जाते हैं ना, बस मुसीबत तो ये है ना, मियाँ साहब को भूलने की आदत पड़ गई है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बस सिर्फ मशवरा जो कि उनके लिए मेरे ख्याल में शायद फ़ायदेमंद नहीं होता, वो मशवरे मानने वाली जिनसे नहीं है। सर आप लाहौर में मौजूद हैं, ऑब्वियसली खबरें तो आप तक पहुंचती होंगी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने वजारत दाखिला से तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए हैं, इसमें कोई सदाकत है? ऐसी कोई बात आप तक भी पहुंची है? फवाद चौधरी को अब क्या करे बेचारा, बेला बंदा मेरी तरह। फिर इस तरह ही है ना, कोई लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो मारनी पड़ती है हमें, मोंगी जो मारनी पड़ती है, तो ऐसे सीरियस ना लिया करें उनकी बातों को। बिल्कुल ठीक। और मैं मुझे अब कोई ऐसी बात करूंगा तो मुझे याद करेंगी ना। अब मैं ऐसी कोई अनहोनी सी बात करूंगा तो फिर ही आपके TV चैनल्स पे मेरी बात सुनी जाएगी या मेरी शक्ल नज़र आएगी। अगर मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा तो आपको क्या ज़रूरत है मुझे बुलाने की? और वैसे तो सर आपकी उतनी मुलाकात नहीं है मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन उनकी लंदन जाने की खबरों में कोई सदाकत मौजूद है? लंदन का मौसम अच्छा है, मैंने सुना है अच्छी ठंड है बहुत। हर शरीफ आदमी ज़रा ठंड में जाना चाहता है, यहाँ पे हबस बहुत है, मतलब हबस बहुत है। मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊँगा। यानी हवा की तब्दीली के लिए वो जा सकते हैं। मुझे आप यकीन कीजिए कि मुझे वो साथ नहीं लेके जाएगा, मुझे पता है, पक्का पता। बिल्कुल सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शेख रोहेल असगर साहब मौजूद थे और राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद अवामी मसाइल पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार अहमद खोड़ो साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद पनसौटा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खोड़ो साहब, बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे किया जाए? आज हमारे वज़ीर दाखिला कहते हैं ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है, और अगर एक SHO की मार थे तो इतना इंतजार सर किस बात का किया गया? इस पे तो यही बनता है कि अगर एक SHO की मार है तो क्या जानबूझकर आप ये करवा रहे हैं? मैं समझता हूँ उनको संजीदगी से बोलना चाहिए। काफ़ी कुछ हो रहा है इस मुल्क में। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे जो पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और डाकुओं ने हमला किया, आप उसको भी ना भूलें। आप KP में जितने कत्ल गारत हो रही है उसको भी आप ना भूलें। सिंध पर भी है कि जी वहाँ डाकुओं का कुछ जोर कम हुआ होगा, लेकिन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, इन सबको संजीदगी से सोचना चाहिए, मदावा करना चाहिए। कुछ अगर फ्रस्ट्रेशंस हैं तो उसका सद्भाव ढूंढना चाहिए। अब उन्होंने डाल दिया कि जी नवाब अकबर बुगटी की बरसी थी और ये हुआ, तो आपने नवाब अकबर बुगटी का हवाला बतानी क्यों दिया? कत्लो गरत तो उनके बगैर भी और उनके टाइम पर भी होती थी।
लेकिन ये एंगलिंग करना मैं समझता हूँ ये भी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि नवाब अकबर बुगटी की भी इज़्ज़त है बलूचिस्तान में। जब जिस तरह से उसको मारा गया, ज़ाहिर है लोगों के पास फीलिंग है उसके बारे में, ठीक है, लेकिन आप ये एंगलिंग करेंगे तो मसले को कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे। रही बात इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, तो ये नहीं कहना चाहिए था कि जी एक SHO की मारे, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई एक SHO की मारे तो 5 SHO लगा दो, ठीक कर दो मसले को। सर वैसे वो पीपल्स पार्टी के नामजद होने वाले, सर पीपल्स आसिफ अली जरदारी उन्हें अपना बेटा कहते हैं, आप लोग पूछ तो सकते हैं, एक तरफ PCB भी उनके पास है, दाखिला भी है, और दोनों की कारकर्दगी सामने है। देखें, बात सुने, जरदारी साहब के नाम को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे, जिसमें सारों की ये रजामंदी थी, चाहे उस वक़्त परवेज़ इलाही साहब थे या कोई और थे, जो कुछ भी थे। आप इसको इस तरह से ना घटी कि अब एंगल आप भी कर रही हैं, अब एंगलिंग तो आप भी करें। आपने जरदारी साहब को इसके बीच में घसीट लिया कि जी उनके नामिनी हैं और वो कह रहे हैं कि एक SHO की मार है तो वो नहीं कर रहा, इसलिए जरदारी नहीं कर रहा, जरदारी साहब नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे एंगलिंग ना करें प्लीज़, प्लीज़। एक इशू है, दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी को उसके पीछे कोई ना कोई सबब होगा, उस सबब को दूर करो, आगे बढ़ो। सर लेकिन उनकी कारकर्दगी पे तो बात हो सकती है ना, आप लोगों के इसमें तो करो बात। हाँ। मैं कब कह रहा हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर की कारकर्दगी के ऊपर बात न करो। जब एक इंसान भी मरता है तो हुकूमत के लिए सवाल आ जाता है। यहाँ तो बात काफी सारे हो गए। यहाँ क्या वो पुलिस वाले जो मारे गए पंजाब के सरहद पर, वो क्या उनकी कीमत कम थी क्या? जो जवान मारे जा रहे हैं KP में, उनकी क्या कीमत कम है क्या? कि बलूचिस्तान में जो रहा तो उसका आप सारा मलबा किसी एक शख्स पे डालने की कोशिश करें। मैं मुनासिब नहीं समझता इस चीज़ को। कारकर्दगी पर भले करो, कारकर्दगी बुरी है तो ज़ाहिर आप बोलेंगी, मैं नहीं बोलूँगा, आप नहीं बोलेंगे तो लोग बोलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ ही मौजूद है अहमद पंसौड़ा साहब। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, जाहिर बात है हर कोई दुख में है, इस्तराब में है पूरी कौम। तो कल को अगर आपको लगता है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन का हुकूमत अगर फैसला करती है, वैसे तो आज इस पर कोई जिक्र नहीं हुआ, तो तहरीक इंसाफ को भी इस मामले पर हुकूमत का साथ देना चाहिए? मेरा ज़ाती व्यू ये है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं वो पाकिस्तान में ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और वो आपके सामने हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पर जब बहुत इमिनेंट हो जाए, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल किया जाता है। बट बाय एंड लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन जो है उनका फ़ायदा पाकिस्तान में नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। और आप खामखा जो पाकिस्तान आर्मी है और जो आप उसको भी एक ऐसे मामले में धकेल देते हैं कि उनके सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं और उनकी जो एक्चुअल इशू है उससे उनको बेसिकली साइडलाइन कर दिया जाता है। बट ऑफ कोर्स देवर सर्टन मिशंस जो कि बहुत ज़रूरी भी थे, इमिनेंट भी थे। तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट बलूचिस्तान का इशू, बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का ऐसा सूबा है जिसमें ऑलरेडी बहुत ऐसी कैफियत पाई जाती है जहाँ पर लोगों को एक प्रॉब्लम है, एंड एक बार बार इस तरफ इंडिकेट किया जाता है कि वफाक और पंजाब और इस साइड से जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी नहीं है जो उनके लिए कंड्यूसिव हों। मैं बिल्कुल निसार साहब से एग्री करूंगा बहुत सारी बातों पे कि आपने अगर उनके साथ बात करनी है, उनको किसी तरीके से बैठाना है, ठीक है, आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काम करने से कोई नहीं रोकता, बट हर चीज़ का इलाज एट द एंड ऑफ द डे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, स्पेशली बिकॉज हम बलूचिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। वहाँ पर जहाँ पर बातचीत की जा सकती है, खून खराबा, इस चीज़ से बचा जा सकता है, बिल्कुल करनी चाहिए। बट जहाँ पर ऑफ कोर्स अगर कोई पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको चैलेंज करता है या स्टेट का जो पीस है उसको चैलेंज करता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर फिर इमिनेंट हो जाता है ऑपरेशन। बट बाय एंड लार्ज आई एम नॉट समबडी हु इज फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस या फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस विद इन द कंट्री। मैं इसको इतना खास इसका प्रोपोनेंट नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा खोड़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान और सदर, जी सर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मेरा सवाल ये भी ले लीजिए कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना की मुलाकात हुई है, तो नई कोई आईनी तरमीम जुडिशल पैकेज के हवाले से या चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कुछ आ रही है? आपको इस पे कॉन्फिडेंस में लिया गया है हुकूमत की तरफ से? मैं इससे पहले दूसरी बात पे आ रहा था जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे। जी, मैं भाई साहब से, उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री ऑपरेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि आपने TTP को वापस पाकिस्तान में लाने की बोली थी कि हम उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आएंगे, लेकिन वो भी तो बात नहीं आए। आपने उनसे नेगोशिएट किया या आपने उसके साथ हमदर्दी की, TTP वाले वापस आए,
आपकी तो कोई परवाह नहीं है उनको। अब वो इस तरह से कार्रवाइयों में मुलव्वस कहे जा रहे हैं कि जी टीटीपी मुलव्वस है। तो ये तरीका या वो तरीका, बात है कंसंट्रेशन की, एजेंसियों का, फोर्सेस का कंट्रोल करना, पुलिस और ये वो जो कुछ भी है, इन सबका फर्ज है कि जरा और उजलत दिखाएं। हम उनकी जो शहादतें हो रही हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि वो अपनी ड्यूटी, लाइन ऑफ ड्यूटी, वो अपनी जान भी नज़र कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं है कि जी सरेंडर करो, हुकूमत को सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं समझता मैं। और इस अंदाज से हमारी थोड़ी बहुत चलो वक्ती तौर पर ही सही, क्रिमिनल की माइंड में जब तक डर नहीं बैठेगा, हुकूमत को नहीं मानेगा, कानून को नहीं मानेगा। और ये हमारा मुशाहिदा है। हमने बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की केपी में, आपको पता है कि जी इतना सारा कुछ हुआ। चलो कुछ अरसे के लिए मामला ठंडा हुआ, लेकिन अगर कहीं से फिर अब जैसे बात हुई कि जी केयर टेकर हुकूमत के दरमियान इन डाकुओं के पास वो हथियार पहुंचे जो मिलिट्री के पास भी नहीं है, तो मैं पूछूंगा कि भाई हुकूमत कुछ कर रही थी या नहीं कर रही थी? जिस तरह से आज आप सवाल कर रही हैं खामखा मौसम नकवी का, तो मैं क्यों नहीं याद कराऊँ आपको जी इसमें ये खबरें लगी कि जी ऐसे हथियार हैं, नेटो के हथियार हैं, फलां के हथियार हैं। ये कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, और क्यों हम बैठ के डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारें कि जी कोई ना कोई इस तरह से कार्रवाई कर लेगा। रही बात मौलाना साहब के यहाँ जरदारी साहब का जाना, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? मौलाना साहब से उनके देरूना ताल्लुकात हैं। अजब तो तब है, अजब तो हमें तब लग रहा था कि जब इमरान खान ने मुतवातर उनके बुरा भला कहा, उनके ऊपर नारे लगवाए, और फजल रहमान साहब उनके साथ मिल रहा है। अच्छा, हर मौजू में मौलाना फजल रहमान को तमस्कर उड़ाया गया। केपी में इलेक्शन हुई, वो जीते, मौलाना हारे, उस पर मौलाना साहब को एतराज़ है। उस एतराज़ पर खान साहब चुप नहीं हुए, मौलाना की बेइज्जती करते रहे। उनको जलसों में बुला के उनकी बेइज्जती की गई। और वो अगर इमरान खान से मिल रहे हैं या असद कैसर साहब से मिल रहे हैं, आपको उस पर एतराज़ नहीं है। जरदारी साहब मिलने गए अपने पुराने दोस्त से, तो आपको एतराज़ है? नहीं सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। होती हैं, बिल्कुल होती है। एक मिनट, एक सेकंड, ये हुकूमत कोalition की हुकूमत है, ठीक है, ये हुकूमत कोalition है, ठीक है जी। मौलाना साहब किसी के साथ नहीं है, वो पीटीआई या इस्लामी काउंसिल के साथ भी नहीं है। वो अपनी तौर पर आजादाना अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं। अगर मैं उससे मिलता हूं तो ये तो मुल्क के लिए अच्छी बात है ना। बिल्कुल सही। अगर ये दोनों कंसेंसस पैदा कर लेते हैं, करीब आते हैं, एक माइंड बनता है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि जी जरदारी साहब की कोशिश की वजह से एक मौलाना साहब को कुछ सोचने का मौका मिला, और हो सकता है वो जरा ठंडे हुए हों। इलेक्शन में हारना चले सर, इसका दूसरा और हमारा भी था। आपके इस रुख को भी मान लेते हैं, लेकिन क्या आप लोग चीफ जस्टिस के तैनाती का तरीकाकार बदलने के ख्वाहिशमंद हैं, जिस तरह हुकूमत नजर आ रही है, जिस तरह ऑपोजिशन बार बार कह रही है? देखे भाई, बात सुने, खान साहब की बात कर लो, वो मिलिट्री के चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए रातों रात अनाउंस कर देते हैं और फिर उनको गाली देते हैं। क्यों भूले जा रहे हैं? क्यों चाहते हैं आप कि जी लोग भूल जाएं? इमरान खान कसूरवार है बाजवा को एक्सटेंशन देने का, कोई जरूरत नहीं थी। और भी पड़े थे जनरल साहबान, वो आ जाते। एक गलत बात वो, अब एक्सटेंशन मिलिट्री को मिल गई, तो फर्ज करो अगर मैं बात करूं तो फिर जज साहबान को क्यों नहीं? जज साहबान के नीचे ये बात डिस्कशन में आई थी कि रिटायरमेंट एज की लिमिट बढ़ा दे। रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के शायद कोई आया था 68 इयर्स, अभी 65 है। हाई कोर्ट के लिए इतनी और सरकारी अफसरान के लिए इतनी। और सरकारी अफसरान के लिए डेट क्यों बना रहे हो? क्योंकि वो नौकरी करें, हमारे ऊपर पेंशन का भार कुछ कम हो।
मुझे नहीं मालूम कि ये बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम ये कानून साजी हो रही है कि नहीं हो रही है, आईनी तरमीम हो सकती है कि नहीं हो सकती, मुझे इस चीज का मालूम नहीं। लेकिन आप खुद ही मिसाल बनाते हो और उसके बाद दूसरों पर तुम तनकीद करते हो। बिल्कुल ठीक है, अगर एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, ऑपोजिशन खदशे का इजहार कर रही है, आईनी तरमीम तो शायद होना मुश्किल है क्योंकि 2/3 एक शरीयत दरकार होती है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बार्स का भी कोई दरीना मुतालबा रहा है कि ये कानून बदलना चाहिए। आपको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है और हो क्या सकता है तरीकाकार कि अगर वाकई हुकूमत इसमें चेंज लाना चाहे तो? देखिए जी, बार्स के और बहुत सारे और लोगों के बहुत दरीना मुतालबात हैं, लेकिन वो किस टाइम पर चूज करके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, दैट इज व्हाट डिटरमिन्स इट। और हमारा सुप्रीम कोर्ट और वैसे भी कानून बड़ा क्लियर है, अगर किसी लेजिस्लेशन या इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मकसद किसी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को या केस को या किसी ऐसी नौयत की चीज को डिस्टर्ब करना हो तो वो बिल्कुल स्ट्राइक डाउन हुई है। पास्ट में भी एनआरओ केस आपके सामने है और बेशतर नवीदें मौजूद है। देखिए, पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, पार्लियामेंट की पावर है टू लेजिस्लेट, आईनी तरमीम भी ला सकते हैं, लेजिस्लेट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 71 उनको इजाजत देता है कि वो मामला जिसमें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लेजिस्लेशन जो है उसका मकसद ये है कि किसी तरह जो आपका सेलियंट फीचर्स हैं आइन के उसको डिस्टर्ब करना है, या अगर लेट्स से कल को पार्लियामेंट डिसाइड करती है लेजिस्लेट करना कि जी हम आज जुडिशरी खत्म कर रहे हैं, तो ये चीजें सस्टेन नहीं करेंगी, ये उसके टच स्टोन पर इसको देखा जाएगा। ये जो सॉवरेनिटी की डिबेट है इस मुल्क में, ये सॉवरेनिटी आइन की है, और वो आइन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब ने बनाया था और एक पाकिस्तान का कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर बड़ी मुश्किल से कंसेंसस हुआ था, जिसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है इसमें। अब उस आइन के अंदर तमाम के रोल्स जो हैं वो कन्फाइंस जो है वो डिटर्मिन्ड है कि किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। अब यहाँ पर जो तरमीम लाई जा रही है, जो कि आज ऑफकोर्स फ्लोट भी की है, जिनका तस्करा आया है, उन तरमीम का जो बुनियादी मकसद है वो ये नजर आ रहा है कि आर्टिकल 51 में जब रिजर्व सीट्स के ऊपर वो चीज अचीव नहीं की जा सकी और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 11-12 जजेस ने एक चीज पर व्यू दे दिया, उसके बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, वो भी चीज उनको अचीव नहीं, तो अब वो इस तरफ जा रहे हैं कि आर्टिकल 51 की हम तशरीह ऐसी करें कि उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें। देखिए, वो बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है। आइन ये कहता है कि जिस प्रोपोर्शन में जो आदमी इलेक्ट होकर आया या पॉलिटिकल पार्टी आई है, उस पॉलिटिकल पार्टी को उसकी सीट्स दे दे। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गालिबन स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल मैं उसको बुरा नहीं समझता, लेकिन अगर उसके पीछे कोई ऐसी आपको नजर आती है कि अचानक एट दिस पॉइंट इन टाइम कि आप कह रहे हैं जी मैंने बढ़ाने हैं, सबसे पहले तो आपको एडहॉक जजेस लगाने चाहिए। आप एडहॉक जजेस तो आपकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं हुई। आप सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ चूंकि वो सिंपल लेजिस्लेशन से होती है। तीसरी बात आपने मेरे से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इस वक्त अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 63A के टच स्टोन पर देखी जाए तो नहीं पॉसिबल, लेकिन अगर 41 लोग जिनको ये ट्रीट करना चाह रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनकी तरफ से वोट डलवाए जाएं, उसके ऊपर ये एक भाम क्रिएट करना चाह रहा है, बट वो भी तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट नहीं आती वो बात सामने क्लियर नहीं आ सकती। तो आई थिंक इट विल बी अ डिफिकल्ट बॉल गेम अगर आपने ये अमेंडमेंट्स पास करवानी है। बिल्कुल ठीक है। खोड़ा साहब, इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तरमीमी बिल ला रही है, तो अगर ये तरमीम मंजूर हो गई तो तीसरी बार होगा कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। आपको लगता है कि हुकूमत भाग रही है बल्दियाती इलेक्शन से? जी, बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ इस्लामाबाद के शहर के लिए है, वहाँ एक मेयर होगा और कुछ काउंसलर होंगे, उससे हुकूमत भागना नहीं चाहती होगी। अपोजिशन कहेगी कि इलेक्शन हो जाएं, कुछ हुकूमती अरकान की अगर शिकस्त हो जाएगी तो उनको एक पॉइंट स्कोरिंग का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था उसकी जो भाई साहब बात कर रहे थे रिजर्व सीटों की। जी, रिजर्व सीटों के लिए मेरा नुक्ता एतराज ये है कि पीटीआई को रजिस्ट्रेशन नहीं मिली थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दी थी, उस रूलिंग के बावजूद उसके बाद वो कानून नाफिज रहा कि पीटीआई अब रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। जब रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है तो उसको सिंबल नहीं मिल सकता, और जब सिंबल नहीं मिल सकता तो जो लोग भी अपने आप को भले एफिलिएटेड कहें तरीके इंसाफ से, लेकिन इलेक्शन में वो आजादाना तौर पर खड़े हुए थे, यानी पीटीआई एज अ पार्टी इलेक्शन में नहीं कर रही थी पार्टिसिपेट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको टिकटें दिला दी कि वो पार्टी के इस पिटीशन में पार्टी ही नहीं थे।
पार्टी ही नहीं थे और उनको टिकटें दिला दी, उनको सीटें दिला दी। दूसरा, उन्होंने फ्लो क्रॉसिंग की इजाजत दे दी। मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एतराज है। हम फ्लो क्रॉसिंग अलाउ नहीं करते। वो अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके थे, उनको अलाउ कह रहा है कि जी आप 15 दिन में जाके दूसरी पार्टी शामिल हो जाओ। ये फ्लो क्रॉसिंग है और ये खुद सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसी करती है तो मेरा पूरा हक है कि मैं उस पर एतराज करूं। मैं एतराज इसी वजह से करता हूं कि जी पीटीआई तो पार्टी ही नहीं थी, आपने खामखा बुला के उनको 40 सीटें दे दी और ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन हमारे उस रूलिंग को समझा नहीं अच्छी तरह। ये तो कोई बात ना हुई। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू पिटीशन में गई है और वो कंटेस्ट करेंगे कि सर हमने फैसला आपका गलत नहीं समझा था, आपने खुद ही कहा था कि यू आर क्वाइट राइट, इलेक्शन कमीशन ठीक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे शिकस्त मतलब एतराज हुए थे, उसको नहीं माना गया था, इसलिए उनको सिंबल भी नहीं मिला, उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई, वो आजादाना इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनको आप पार्टी के हवाले कैसे कर रहे हो? मुझे है एतराज, मुझे कोई समझाए। बिल्कुल सही। पंचौटी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ मैं। ये इस पर बिल्कुल जो बात की जा रही है वो बेसिकली उस सारी की सारे सब्जेक्ट में से सिलेक्टिवली जो चीज है उसको उठाया जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारी सुप्रीम कोर्ट का इस चीज पर कंसेंसस है कि एक उनके फैसले की गलत तशरीह करके एक पॉलिटिकल पार्टी को उससे बाहर निकाल दिया गया। और हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात गलत है कि जी वो अपने फैसले को नहीं समझ पाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके फैसले को समझ सकता है। हाँ। लिहाजा हम उनको इजाजत दें पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को वाइप आउट करने के लिए, फिर आइन के प्रीफेस पे आ जाते हैं जो कि ये कहता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं। वो अवाम चूज करती है किसी के पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने का, किसी व्हाटएवर रीजन उसको वोट देने का। और सुप्रीम कोर्ट कल को दोबारा होल्ड करती है ये बात कि जब आपने हमारे फैसले की तशरीह गलत की, जिसका हमें पता था लेकिन इलेक्शन कमीशन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बेहतर जानता था, जब उन्होंने इस चीज की क्लैरिटी दी तो देर पर उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने अपने एफिडेविट्स में पीटीआई का भी जिक्र किया था उनको हम इजाजत देते हैं, बाकियों को इस चीज की टाइमलाइन दी जाती है। और उससे पहले मैं निसार साहब को रेफरेंस देना चाहूंगा, बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की जजमेंट 1988 जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने सिंबल के थ्रू पहचानी जाती है। वो सिंबल भी आपने ले लिया और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी तो नॉन एग्जिस्टेंट हो ही नहीं सकती आइन में किसी ना किसी तरीके से, अनलेस कि आप उसको थ्रू रेफरेंस खत्म करें। लेकिन ये सारी की सारी चीज हम ये सारी की सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। हमें ये चीज पसंद है कि इलेक्शन कमीशन की तशरीह ठीक है, लेकिन हम ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुद बता रहा है कि हमारे फैसले की तशरीह गलत है। सवाल ये है कि अवाम ने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को या व्हाटएवर सिंबल जिसको वोट दिया है, दे हैव एवरी राइट टू बी इन द पार्लियामेंट। ये जो फ्लोर क्रॉसिंग की बात की जा रही है वो इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जिस टाइम पर उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन सबमिट की है उस वक्त इस चीज की क्लैरिटी थी ही नहीं कि उनका स्टेटस क्या है। तो इलेक्शन कमीशन खुद मानती है, इसी चीज को उन्होंने क्लैरिफाई किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं, तफसीली जजमेंट हमने इंतजार नहीं करना, रिव्यू बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फाइल करना चाहिए और हम लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे, तफसीली जजमेंट का इंतजार कर लीजिए। पाकिस्तान में साहब का अदवार में बहुत दफा जब आपको क्लियरली 90 डेज का कहा गया, इनको तो वो बात भी नहीं समझ आई इलेक्शन कमीशन को, तो इनको ये बात कैसे समझ आएगी कि पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। बिल्कुल सही जी। खुर्र साहब, सर आप कुछ इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा सर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, भाई साहब अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे भी समझ में आने, मैं थोड़ा सा कासिर हूँ समझने से कि जब सिंबल आपका इंडिपेंडेंट है, देखा ना बेनजीर साहबा के साथ क्या हुआ था, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में फैसला हुआ, अनाउंसमेंट हुई कि जो लीडर पार्टियों के लीडर मुल्क से बाहर हैं वो पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर था, चेयरमैन नहीं बना, शहबाज शरीफ को उसने बना दिया। हम बेनजीर साहबा से हाथ नहीं धोना चाहते थे, हम उनको किसी कीमत पे भी चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी रखना चाहते थे, ठीक है। नवाज शरीफ ने अपना छोड़ दिया, हम रखना चाहते थे। हमने उसका जवाब क्या दिया कि एक पार्लियामेंटेरियन बना दी, ये जैली तंजीम टाइप बना दी कि जैसे हमारी और जैली तंजीम है, वुमेन विंग है, लेबर विंग है, हारी विंग है, ये है वो है, इसी तरह से हमने ये विंग बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसको रजिस्टर करवाया, उसकी इलेक्शन करवाई, उसका सिंबल लिया तीर और तीर के साथ लेकर हम इलेक्शन में खड़े हुए। मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी गलती हुई, उनको किसी ऐसी पार्टी का चुनाव करना चाहिए था जो इलेक्शन में एज अ पार्टी खड़ी थी।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पार्टी की तरफ खड़ी ही नहीं थी। इससे तो फिर महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी बेहतर थी कि वो पार्टी के बुनियादों पे खड़े थे, उनकी पार्टी में शामिल हो जाते और फिर इस तरह से सीटों का मसला ही न रहता। थोड़ी सी गलती हुई है, मान ले, कहीं ना कहीं मान ले कि हाँ जी कुछ अब स्ट्रेटजी के लिहाज से उनके से कुछ मिस्टेक हो गई है। तो पहले तो एक जमात को शामिल हो रहे थे, फिर उसको सोचा कि जी ये मजहबी तनाज़ा ना हो जाए, फिर इस्लामी इत्तेहाद काउंसिल में आ गए। लेकिन उससे बेहतर तो और भी पार्टियां थी ना। महमूद खान अचकज़ई जिसको उन्होंने कल जाके फिर प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुना, आज उनकी नेगोशिएटिंग टीम का सरबराह बनाया है, मैं तो समझता हूँ उस पार्टी में चले जाते तो बेहतर था। बिल्कुल सही। पचौड़ा साहब आप सर रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं क्विकली एक सियासी सवाल खोड़ो साहब के सामने रखूंगी। मेरा तो बिल्कुल मसला ही हल हो गया। मैं बिल्कुल खोड़ो साहब की बात से एग्री करूंगा। देखिए, आपने इंटेंट अगर ये देखनी है कि हमने ये, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लेता हूँ जो निसार साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। सो दैट मीन्स कि टेक्निकल नॉकआउट हुआ और टेक्निकल नॉकआउट के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने आजाद उम्मीदवारों को वोट दिया है। द आंसर इज वेरी क्लियर कि नहीं। अब अगर आपने उसको टेक्निकली देखना है, दूसरा उसका रुख ये है कि जिस डेट पर वो नुमाइंदे जो अपने कागज वहां जमा करवाने गए हैं, आप समझते हैं कि वो ये एक्सपेक्टेशन से गए थे कि जी नहीं, हमने तरीके इंसाफ के कागज जमा नहीं करवाने, हम इंडिपेंडेंट करवाना चाह रहे हैं। उनमें से मेजॉरिटी ने इसका जिक्र किया। जिन्होंने जिक्र किया उनको क्लियरली वो पोजीशन दे दी गई और कहा गया कि उन 41 से भी ये पूछा जाए। देखिए, अगर उनसे आज आप पूछ रहे हैं तो वो ये क्यों नहीं कहते कि हमने पीएमएलएन की तरफ से जमा कराया या पीपीपी की तरफ से करवाए। वो पीटीआई का जिक्र क्यों करते हैं बार बार? दैट मींस कि देयर इंटेंट वाज टू बी पार्ट ऑफ द पीटीआई। और तीसरी, एक सेकंड सिंबल पे मैं बात कर लूं, सिंबल की कोशिश की पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई किसी तरफ से। और जिस तरफ जाते थे वो उस दिन के हालात आप मेरे से बेहतर समझते हैं। सो टेक्निकल नॉकआउट की बेसिस पर आप आज पाकिस्तान का पूरा इलेक्टोरेट तो बाहर नहीं निकाल सकते कि पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को या जो भी लोग हैं उनको वोट दिया हो। वो वोट उन्होंने किसी और को तो नहीं दिए थे। दैट वाज डन विद द इंटेंट कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दिए गए और यही चीज मेजॉरिटी डिसीजन ने की। और अगर फर्ज करें बात मान भी लें तो पाकिस्तान के 12-11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बात कह रहे हैं जिनको हम फाइनलिटी अटेन करते हैं, उनकी बात को उससे हम अग्री करते हैं, बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं, बट ये नहीं हम कह सकते कि एक सिंपल लेजिस्लेशन बना के कहें ये 12 का फैसला गलत है। खोड़ो साहब आपको रिस्पॉन्ड करना है? बिल्कुल, एक सवाल सर मेरा ले लीजिए ताकि फिर आप इकट्ठा ही रिस्पॉन्ड कर दें। सर, यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने का फैसला हो रहा है, पंजाब फूड अथॉरिटी, महकमा खुराक, उसको भी बंद करने की तैयारियां हो रही हैं। तो हुकूमत का काम तो महकमे चलाना है, लेकिन ये जो लोग बेरोजगार होंगे सर, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी इस पर? मैं गुजारिश करूं, पहले इनकी बात का जवाब दूं। देखें, 40 लोगों ने अपने आप को जाहिर किया कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं। इलेक्शन कमीशन ने, डीआरओ ने उनको जवाब ये दिया कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, आपका निशान नहीं है, आप इसलिए कोई अलग से निशान ले लें और आज़ाद तौर पर खड़े हो जाएं। ठीक है ना सर? तो क्या मैं ये समझूं कि इलेक्शन में ये तहरीक इंसाफ इतनी ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं थी कि कुछ लोग तो पीटीआई के साथ मुंसलिक होके खड़ा होना चाहते थे और बाकी इतने सारे टोटली आजाद खड़े होना चाहते थे? क्या पार्टी स्प्लिट हो गई थी? क्या आपकी डायरेक्शन नहीं जा सकती थी कि भाई सब पीटीआई के नाम से खड़े रहो, हमें खड़ा होने दिया जाए या न खड़ा होना दी जाए? स्प्लिट हो गई थी क्या पार्टी? आपकी डायरेक्शन जानी चाहिए थी हर कैंडिडेट को कि अपने आप को डिक्लेयर करो कि मैं पीटीआई से डिक्लेयर्ड हूं और मैं उनकी पार्टी का हूं। ये क्या बात हुई कि 50 लोगों ने नहीं किया और 40 लोगों ने कर दिया? इसका फिर तो मैं ये समझूंगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है कि उनको अपने डायरेक्शन नहीं दी और उन्होंने अपने आप को अलग अलग करके दिखा दिया इलेक्शन लड़ने के शौक में। बिल्कुल सही। ऑर्गेनाइजेशन का तो जो है जी, वो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आपकी बात थी, ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दे सकती है पीटीआई। लेकिन एक बात, जो बात आपने की है ना जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और वो ये है कि जब उस टाइम पर वो निशान लेने गए तो आपने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि आपको हम निशान नहीं दे सकते क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ना, हमने कभी ये कहा है और ना इलेक्शन कमीशन कह सकती थी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये बात गलत की है, लिहाजा क्लॉक इज रिवर्स्ड एट द सेम पोजीशन। अगर क्लॉक रिवर्स हुई है तो आज वो लोग असूली तौर पर तो उनको पीएमएलएन ज्वाइन करनी चाहिए और पीपीपी अगर उनको गवर्नमेंट में आने का शौक हो। दे ऑल वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द पीटीआई एंड दिस इज द इंटेंशन जिसको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया जी। तो फिर मेरे भाई, रिव्यू तो डाया है ना, इलेक्शन कमीशन ने भी रिव्यू डाला है, हमने भी रिव्यू डाला है। बिल्कुल सही। ये अल्लाह करेगा इलेक्शन। देखे, मैं उस पे रिव्यू डालने पर हमारा फर्ज था कि हम रिव्यू डालते।
चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 15 दिन में उनको डेट मिलनी चाहिए। दूसरे जज साहबान ने कहा कि जी छुट्टियों का टाइम है, हम सितंबर में जाके डेट देंगे। इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट इशू था कि दूसरे जज साहबान ने कहा जी सितंबर में उनको देंगे। ये बातें सोचे ना आप सर। भाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है 15 दिन, दूसरे कहते हैं 2 महीने। ये 2 महीने लटका के रखने की क्या बात थी? कुछ सोचा इस पर? सर, ये वही इससे ज्यादा देखें, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की बात है। आप 40 50 एमएनएस के मुकद्दर का फैसला नहीं कर पा रहे और उसको लिंगर ऑन करते हैं 2 महीने। बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, वरना हम बेहतर तरीके से जान पाते, लेकिन हाँ, इस फैसले को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए था। लेकिन अदालत आलिया के जजेस बेहतर समझते हैं कि वो किस वक्त कौन सा फैसला दे सकते हैं और केस सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।